आज हम लोग आदरणीय शिवदयाल जी के घर पर हैं, शांति सुनैना सदन पटना में। और हमारे साथ तमाम रचनाकार यहाँ उपस्थित हैं कविता पाठ के लिए, एक काव्य गोष्ठी के लिए, एक अनौपचारिक काव्य गोष्ठी के लिए। मित्रों, शिवदयाल जी इस पूरे आयोजन की कड़ी हैं, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि चूंकि हम सभी से बखूबी परिचित हैं, तो एक संचालक की भूमिका भी जो है, एक महत्वपूर्ण भूमिका, वो भी हम अपने अध्यक्ष को ही दें। आदरणीय शिवदयाल जी, कवि, कथाकार, निबंधकार। ये जन सुलभ कहन कोश की तरफ से मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। और आज एक बहुत शॉर्ट नोटिस पर ये जमावड़ा हुआ है हम लोगों का, और जिसमें 4 रचनाकार हम इकट्ठे हुए। अर्पण जी आज ही गोरखपुर से आए और उन्होंने कहा कि कुछ आज एक रिकॉर्डिंग वगैरह होनी चाहिए, कुछ रचना पाठ वगैरह होना चाहिए। तो ये एक तरह से बहुत कम समय में बुलाई गई, कम अंतराल था हम लोगों के पास, लेकिन हम लोगों ने इसको संभव बनाया है। और एक सेशन कथा पाठ का हुआ और ये दूसरा सेशन है जो कविता पाठ का है। और तो फिर तो मैं अर्पण जी से ही सबसे पहले अनुरोध करता हूँ कि वे अपनी कुछ कविताएं सुनाएं। अर्पण जी के 5 कविता संग्रह अब तक प्रकाशित हो चुके हैं और पर्याप्त चर्चित हैं। नदी के भीतर नदी, नदी के पार नदी, नदी के पार नदी, और अभी एक जो सबसे अभी ताजा इनका संग्रह आया वो भी नदी के नाम से है, नदी अविराम। नदी अविराम। जी जी। और इसके पहले सड़क पर मैं सड़क हूँ, एक संग्रह काफ़ी चर्चित रहा था। इनका उपन्यास भी है, इनकी कहानियाँ हैं। और एक बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने बहुत अच्छी कारगर आलोचनाएं लिखी हैं और एक गंभीर आलोचकीय दृष्टि का परिचय दिया है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपनी कुछ कविताएं हम लोगों को सुनाएं। जी जी, शुक्रिया शिवदयाल जी। चूँकि समय कम है और हम सभी, चूँकि रात्रि भी हो रही है, तो हम सब लोग अपने अपने गंतव्य की ओर भी प्रस्थान करेंगे। और मेजबान भी कितना परेशान हो तो इसका भी ध्यान रखना है। तो कुछ एक कविताएं पढ़ता हूँ, अगर ज़्यादा लंबी रही तो कम ही। हाल ही में कुछ संपन्न हुई कविताएं हैं, उसका एक पहली कविता है जिसका शीर्षक है चार दीवारी से बाहर निकलते हुए। चार दीवारी से बाहर निकलते हुए थक जाती हैं आंखें टिकी टिकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, सीपियां चिटकी टूटी हुई, सीपियां चिटकी टूटी हुई, सड़क पर गिरी लीचियां कुचली हुई, बरसाती नदियां सूखी हुई, सुंदर कोई पेंटिंग बिखरी हुई, ठंडे पानी के डाल झोंके आंखों में, रक्त प्रवाह बढ़ाता सोते जांघों में, निकल आया हूं बाहर बंद कक्ष से, गुजरता तीखे हॉर्न भन्नाए लोगों बीच, ढूंढता कोई कोना देखता हूं आकाश, शांत शांत देखता हूं पोखर में प्रतिबिंबित आकाश भी, जिसकी छवि के साथ हैं हिलती मिलती लहराते सागवानों की छवियां डोलती हुई। मन है प्रसन्न निहार उड़ती तितलियां, पकड़ कभी जिन्हें पा लेता था अनमोल धन, याद आती वे अठखेलियां पुनर्जीवित होता जिसमें बचपन। एक तितली तभी कह उड़ चली, एक तितली तभी कह उड़ चली कान में कुछ धीरे से, कि तुमने यह धरती रौंद डाली कैसी, कि हम अब अल्पसंख्यक हो चली, कि हम अब अल्पसंख्यक हो चली। देखता हूँ, बहुत अच्छा, देखता हूँ खजूर नारियल के फल अच्युत, देखता हूँ खजूर नारियल के फल अच्युत, जो होंगे कभी किसी को प्रस्तुत, फिल वक्त जाने
चखे स्वाद की है प्रत्याशा, रोमांचित लालायित हो उठती यह जीवा। किसी भी समय अपना फोटो खिंचवाने को तत्पर, उत्साहित चुस्त दुरुस्त गुलमोहर, रोज हुलसकर कहता है मुझसे, रहूं 24 घंटे खिले खिले से, रहूं 24 घंटे खिले खिले से। अंगड़ाई में उठते हाथों की लय रचती है कोई मनभावन दृश्य, मिल परस्पर दोनों हाथों की उंगलियां सिर के ऊपर छत्र बनाती हैं। श्रम और श्रम से ब्रेक के बीच शरीर कुछ हल्का होता है, उजागर होता नव विचार का नन्हा सूरज, तनाव की बदली में अब तक था जो ढका, तनाव की बदली में अब तक था जो ढका। देखी जा सकती है पूरी दुनिया कंप्यूटर स्क्रीन पर, मगर मिलना हो सच्ची कच्ची पक्की दुनिया से, भीतर उतारनी हो उसकी गंध, रचना हो गीत का सार्थक कोई बंध, आना पड़ेगा खुले में ही, पनपना खिलना और मुरझाना, होंगी सभी क्रियाएं खुले में ही, पनपना खिलना और मुरझाना और जलना, होंगी सभी क्रियाएं खुले में ही। बहुत जी धन्यवाद। अच्छी कविता। जी जी शुक्रिया। और एक और कविता उसके साथ हमारे दूसरे साथी जो हैं पढ़ेंगे। एक छोटी सी कविता और पढ़ता हूँ और इसके बाद फिर स्वागत। जी, इस कविता का शीर्षक है सुनी कहानियां शब्दों में ढालते हुए। कविता का उन्वान है सुनी हुई कहानियां शब्दों में ढालते हुए। मैं चाहता हूं वह मुझसे हमेशा तनकर बोले, मैं चाहता हूं वह मुझसे हमेशा तनकर बोले, रोब दाब से ना जो नखरा लिए भरपूर, उसकी बेलौस हंसी की गर्माहट फैली रहे चारों ओर, उसका स्वस्थ दरमियाना शरीर जल्दी न खोए अपनी कांति, मेरे जेहन में बसा है जो उसका रूप स्कूल दिनों से, मेरे जेहन में बसा है जो उसका रूप स्कूल दिनों से, उसके वर्तमान को मैं वहीं से छू पाता हूँ ठीक ठीक आज भी, उसके वर्तमान को मैं वहीं से छू पाता हूँ ठीक ठीक आज भी। वर्षों बाद इधर कुछ एक वर्षों से हो रही है बातचीत उससे, जितनी सुनी जा सकती थी वे कहानियां सुनी मैंने उससे, परस्पर जोड़ते जिनके तार, परस्पर जोड़ते उनके तार, सुनता हूं वे किस्से कई कई बार, अभी बची होंगी कितनी ही कथाएं, अभी बची होंगी कितनी ही कथाएं, जिन्हें उसके मुख सुनना गुनना लिखना है मुझे। स्कूल में मुझसे रहा बिंधा, स्कूल में मुझसे रहा बिंधा, आत्मदीप्त हृदय उसका, इन दिनों है बिंधा मेरा लोलुप कथाकार, उसकी अनथक जिह्वा से, जिस पर चलचित्र सी चढ़ी हैं गांव कस्बे की सैकड़ों कहानियां, जिनमें प्रत्यक्ष परोक्ष शामिल है वह, जिनके आकर्षण पाश से क्या कभी बाहर आ पाएगा मेरा व्याकुल श्रोता मन, जिनके आकर्षण पाश से क्या कभी बाहर आ पाएगा मेरा व्याकुल श्रोता मन। आगे की मेरी उम्र कट जाएगी सुनी कहानियां शब्दों में ढालते हुए, आगे की मेरी उम्र कट जाए शायद सुनी कहानियां शब्दों में ढालते, सच्चे पात्रों के माथे झूठ का टीका चढ़ाते, मिलावटी को जरा सा खालिस बतलाते, मस्ती खोर सीधे सादे रंग बिरंगे, मस्ती खोर सीधे सादे रंग बिरंगे, खोए खोए खाए पिए अधनंगे, पात्रों का ब्रह्मा स्वयं नहीं कुछ उनके आगे, इन पात्रों का ब्रह्मा स्वयं नहीं कुछ
उनके आगे। वाह, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कविताएं हैं आपकी, और बहुत इनका कथ्य जो है बहुत विशिष्ट है और वैसी भंगिमा है, और बहुत प्रभावित करने वाली कविताएं हैं। आभासी दुनिया और वास्तविक दुनिया के बीच कोई फ़र्क को जिस तरह से आपने इतने प्रामाणिक तरीके से कविता में पिरोया है, वो बड़ी अच्छी बात लगी। और दूसरी वाली कविता भी आपकी बहुत अच्छी है, जिसमें कहानी को लेकर, कथा को लेकर, जो परंपरा से हम कथा सुनते आए हैं, तो उसमें जो वास्तविक चरित्र होते थे वो काल्पनिक मालूम होते थे, और आज जो है जो उसी में आदर्श आदमी खोजता था जीवन का उनमें, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल पलट गई है। तो इसको आपने बड़ी अच्छी तरीके से रेखांकित किया है अपनी कविता में। अब मैं अनिल विभाकर जी से आग्रह करता हूँ कि वे अपनी कुछ रचनाएं सुनाएं। आपके 3 संग्रह आ चुके हैं, 4 संग्रह आ चुके हैं, बल्कि चौथा भी आ गया। अवज्ञा का समय, और ये काफ़ी चर्चित हो रहा है। इसके पहले अंतरिक्ष सुता एक संग्रह आया था, तो सच कहने के लिए भी संग्रह है, और शिखर में आग पहला संग्रह था आपका, और बहुत प्रखर पत्रकार हैं, तो कई सम्मान से नवाजे गए हैं। तो विभाकर जी थोड़ा ऊंचा बोलेंगे ताकि आवाज कैमरे तक भी सही से पहुंच सके। धन्यवाद शिवदयाल जी। कविता छोटी सी है। गन्ना। मीठा होने का नुकसान कितना होता है, कौन जानता है गन्ने से बेहतर। वाह, मीठा होने का नुकसान कितना होता है, कौन जानता है गन्ने से बेहतर। बूंद बूंद निचोड़ लेते हैं लोग। जो भोले होते हैं गरल ही आता है उनके हिस्से। जो भोले होते हैं गरल ही आता है उनके हिस्से। सागर मंथन से निकला गरल, देवताओं ने पीने से कर दिया साफ साफ इनकार। सागर मंथन से निकला गरल, देवताओं ने पीने से कर दिया साफ साफ इनकार। जिन्होंने किया गरल पान वे भोले थे, अब भी भोले हैं भोलेनाथ। क्या बात। वाह। जिन्होंने किया गरल पान वे भोले थे, अब भी भोले हैं भोलेनाथ। जेठ की तपती दोपहरी में हरियाता है गन्ना। जेठ की तपती दोपहरी में हरियाता है गन्ना, और बसंत आते ही उसकी बूंद बूंद की मिठास निचोड़ लेते हैं लोग। सचमुच सचमुच होता है कितना त्रासद मीठा होना। सचमुच होता है कितना त्रासद मीठा होना। भोला तो होता है महादेव की तरह। भोला होना तो होता है महादेव की तरह। एक कविता है, शीर्षक है घूमना। छोटी कविता ये भी है। किस संग्रह से पढ़ रहे हैं भी बताओ। अवज्ञा का समय से मैं पढ़ रहा हूँ, जो अभी नया संग्रह आया है। एक कविता बाद वाले से भी पढ़िएगा। हाँ पढ़ूंगा। वो घूमना शीर्षक है घूमना। बेलते समय चकले पर घूमती है रोटी। बेलते समय चकले पर घूमती है रोटी, जैसे घूमती है पृथ्वी धीरे धीरे। बचपन से देख रहा हूं ऐसा ही होता था, ऐसा ही हो रहा है। बचपन से देख रहा हूं ऐसा ही होता था, ऐसा ही हो रहा है। आटा गूंथ उसकी लोई बना, बहुत तल्लीनता से माँ बेलती थी रोटी चकले पर। आटा गूंथ उसकी लोई बना, बहुत तल्लीनता से माँ बेलती थी रोटी चकले पर। जैसे घूमती है अपनी धुरी पर धीमे धीमे धरती। जैसे घूमती है अपनी धुरी पर धीमे धीमे धरती। घूमती थी माँ की रोटी वैसे ही अपनी एक खास मधुरिम लय में। मैंने देखा है जो नहीं घूमती थी बेलते समय तवे पर, न तो वह खिलती थी न लगती थी अच्छी खाने में। क्या बात। मैंने देखा है जो नहीं घूमती थी बेलते समय तवे पर, न तो वह खिलती थी न लगती थी अच्छी खाने में। जरूरी है घूमना धरती का, जरूरी है घूमना धरती का। रोटी का भी घूमना जरूरी है बेलते समय। अब भी चाहता है हर कोई खाना खिली खिली रोटी ही। अब भी चाहता है हर कोई खाना खिली खिली रोटी ही।
पृथ्वी पर बसी है पूरी दुनिया, पृथ्वी पर बसी है पूरी दुनिया, ठहर गई पृथ्वी तो पूरी दुनिया ठहर जाएगी। ठहर गई दुनिया पृथ्वी, तो पृथ्वी पर फंसी है पूरी दुनिया, ठहर गई पृथ्वी तो पूरी दुनिया ठहर जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है पृथ्वी का घूमना, इसलिए बहुत जरूरी है पृथ्वी का घूमना। जरूरी है मिलते समय घूमना रोटी का भी, जरूरी है मिलते समय घूमना रोटी का भी। जरूरी यह भी है, जरूरी यह भी है कि घूमती हुई इस धरती पर बची रहे रोटी बेलने की कला। जरूरी यह भी है कि घूमती हुई इस धरती पर बची रहे रोटी बेलने की कला। और ये संग्रह तीसरा है अंतरिक्ष था, उससे एक कविता पढ़ रहा हूं। इसका शीर्षक है पहचान। देश की पहचान दिल्ली नहीं, देश की पहचान दिल्ली नहीं, देश की पहचान तो वाराणसी है। देश की पहचान तो दिल्ली नहीं, देश की पहचान तो वाराणसी है। देश की पहचान गया और बोध गया है, देश की पहचान आगरा और मथुरा है। अमृतसर, अजमेर शरीफ और पुष्कर हैं देश की पहचान। देश की पहचान है राजगीर और नालंदा, देश की पहचान है राजगीर और नालंदा। विक्रमशिला और तक्षशिला हैं देश की पहचान, विक्रमशिला और तक्षशिला हैं देश की पहचान। रामेश्वरम और तिरुपति हैं, नासिक और त्र्यंबकेश्वर हैं देश की पहचान। गंगा और यमुना से जाना जाता है यह देश। देश की पहचान है राजगीर और नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला हैं देश की पहचान। रामेश्वरम तिरुपति हैं, नासिक और त्र्यंबकेश्वर हैं देश की पहचान। गंगा और यमुना से जाना जाता है यह देश। देश की पहचान हल की मूठ थामे, देश की पहचान हल की मूठ थामे मजदूर और किसान हैं। देश की पहचान हल की मूठ थामे मजदूर और किसान हैं जो दिल्ली की हरकतों से हैरान हैं। वाह, क्या बात। देश की पहचान हल की मूठ थामे मजदूर और किसान हैं जो दिल्ली की हरकतों से हैरान हैं। दिल्ली की हरकतें देश की पहचान नहीं हो सकती, दिल्ली की हरकतें देश की पहचान नहीं हो सकती। कुतुब मीनार और जंतर मंतर हो सकते हैं देश की पहचान, कुतुब मीनार और जंतर मंतर हो सकते हैं देश की पहचान, दिल्ली नहीं हो सकती। दिल्ली तो सल्तनत की पहचान है। कुतुब मीनार और जंतर मंतर हो सकते हैं देश की पहचान, दिल्ली नहीं हो सकती। दिल्ली तो सल्तनत की पहचान है। भारत में दिल्ली जरूर है, भारत में दिल्ली जरूर है, मगर दिल्ली के पास दिल है कहाँ? भारत में दिल्ली जरूर है, मगर दिल्ली के पास दिल है कहाँ? दिल्ली तो बिना दिल वालों की पहचान है, दिल्ली तो बिना दिल वालों की पहचान। वाह, धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छे। दिवाकर जी ने बहुत एक कैसे इन्होंने परंपरा को आज के समाज से जोड़ा है और उसमें एक राजनीतिक निहितार्थ हैं इनकी कविताओं के, और इसके लिए ख़ास तौर पे ये जाने भी जाते हैं। इनकी कविताओं में एक जो राजनीतिक धार होती है और वो आज की हकीकत को इसीलिए बहुत तीव्रता के साथ प्रकट करते हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद और बड़ी पसंद आई आपकी कविताएं। अब मैं भगवती प्रसाद द्विवेदी जी से आग्रह करता हूँ कि आप अपनी कुछ रचनाएं सुनाएं। आप भगवती प्रसाद द्विवेदी जी की अनेक किताबें हैं और भोजपुरी में भी इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, उपन्यास लिखे, कहानी संग्रह लिखे, कविता संग्रह हैं इनके, नाटक हैं, बच्चों के लिए उतना ही विपुल लेखन है और ख़ास तौर पे ये बहुत ही अच्छे गीतकार हैं और नई कोपलों की खातिर इनका बड़ा चर्चित गीत संग्रह रहा। और अभी उन्होंने कुछ ललित निबंध भी लिखे और उनका संग्रह भी आया है अभी हाल ही में। तो भगवती जी से मैं आग्रह करता हूँ। धन्यवाद। अभी अर्पण जी ने बच्चों की उन्मुक्तता पर पहली कविता पढ़ी, तो बच्चों से ही जुड़कर एक गीत पढ़ता हूँ। जी स्वामी।
बचपन बचाने की बहुत सारी बातें की जाती हैं, लेकिन हमारे समाज में, हमारे घरों में जो बच्चे पल रहे हैं, जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, उन पर केंद्रित फूल बचाना जी। बचपन अगर बचाना हो तो फूल बचाना जी। क्या बात। वाह। फूल बचाना हो तो पंखुड़ियों को मत मसलो, फूल बचाना हो तो पंखुड़ियों को मत मसलो, मत नीलाम करो खुशबू को, जहर न तुम घोलो, वाह। जहर घोल कर मासूमों पर कहर न ढाना जी। वाह क्या बात। जहर घोल कर मासूमों पर कहर न ढाना जी, बचपन अगर बचाना हो तो फूल फूल बचाना बचाना जी। वाह। तो तितली की उड़ान पर बंदिश कभी लगाना ना, तितली की उड़ान पर बंदिश कभी लगाना ना, पाखी के पर कतर दरिंदे साही आना ना, पाखी के पर कतर दरिंदे साही आना ना, उन अबोध आंखों में सूरज चांद उगाना जी, उन अबोध आंखों में सूरज चांद उगाना वाह जी, वाह वाह। बचपन अगर बचाना हो तो फूल बचाना जी। क्या बात। वाह। पेट भूख की शाला में मजबूरी क्यों पड़ता, पेट भूख की शाला में मजबूरी क्यों पड़ता, बिना तेल की बाती सा क्यों भभक भभक जलता, क्या बात। बिना तेल की बाती सा क्यों भभक भभक जलता, झंझावात न छले जिए को, झंझावात न छले दिए को जुगत भिड़ाना जी, बचपन अगर बचाना हो तो फूल बचाना जी। वाह। तो घर भर का घर के कुत्ते का खेल खिलौना जो, घर भर का घर के कुत्ते का खेल खिलौना जो, डांट चपत खा आंसू पीकर बना डिठौना जो, वाह। नींद परी तुतले सपने उसके लौटाना जी, नींद परी तुतले सपने उसके लौटाना जी, बचपन अगर बचाना हो तो फूल बचाना जी। क्या बात। और आखिरी बंद है कि बचपन का बचपना और शैतानी बनी रहे, इसकी बहुत जरूरत है कि बचपन का बचपना और शैतानी बनी रहे, खेल कूद झींगा मुश्ती नादानी बनी रहे, नटखट अल्हड़ हंसी खिलाकर खिल खुल जाना जी, वाह क्या बात। नटखट अल्हड़ हंसी खिलाकर खिल खुल जाना जी, बचपन अगर बचाना हो तो फूल बचाना। क्या बात। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक और लोकगीत है, जी। रोशनियों के मोती। अच्छा। आप बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, हम तो छोटे जन हैं, आप बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, हम तो छोटे जन हैं, आप शीर्ष मंचों की शोभा दरी बिछाते हैं हम, बैठ जमी पर उजबुक से तालियां बजाते हैं हम, वाह। तो नारे बैनर झंडे को कांधे पर ढोते जन हैं, आप बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, हम तो छोटे जन हैं। क्या बात। वाह। तो चौसर आप बिछाते हम शतरंजी मुहरे होते, चौसर आप बिछाते हम शतरंजी मुहरे होते, हम वह शख्स मुंगेरी जिसके सपन सुनहरे होते, वाह। हम वह शख्स मुंगेरी जिसके सपन सुनहरे होते, तो खनक आपकी खांटी, खनक आपकी खांटी हम सहमे से खोटे जन हैं, खनक आपकी खांटी हम सहमे से खोटे जन हैं, आप बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, हम तो छोटे जन हैं, तो हम पिलपिले पात पतझड़ के आप वसंत बहारें, हम पिलपिले पात पतझड़ के आप वसंत बहारें, अपनी तो बस ऐसी तैसी तुमरे वारे न्यारी, तो दाग आपके अनगिन हम तो हंसकर धोते जन हैं, दाग आपके अनगिन हम तो हंसकर धोते जन हैं, आप बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, हम तो छोटे जन हैं। और आखिर में है कि नभ को छूती ऊंचाई के स्वामी आप रहे हैं,
नभको छूती ऊंचाई के स्वामी आप रहे हैं, देश और दुनिया से बड़े सुनामी आप रहे हैं। वाह वाह देश और दुनिया से बड़े सुनामी आप रहे हैं, लेकिन अंधियारी में रोशनियों के मोती बोते जन हैं। वाह 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 वाह। अंधियारी क्या बात। में रोशनियों के मोती बोते जन हैं। आप बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, हम तो छोटे जन हैं। बहुत खूब वाह, बहुत बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत और खूब। आखिर में एक जी, समकालीन कविता जी। मुक्तछंद में हम्म, शीर्षक है मेरा लौटना संपूर्णता में। अच्छा मैं लौटूंगा हम्म, संपूर्णता में, लौटूंगा मैं हम्म, तुम्हारी पास हम्म, तुम में, हम्म, जैसे लौटते हैं पखेरु हम्म, डैनी फड़फड़ाते, दाने चुग चहचहाते हुए अपने घोंसले में। जैसे गाय के थन से लगा मुंह मारता बछड़ा लौटता है नाद और खूंटे के पास। जैसे लौटती हैं बिल में गुड़ की डली और सत्तू के सौंधेपन का स्वाद चख कतारबद्ध चींटियां। जैसे लौटती है नैहर में दूधों नहाई पूतों फरी विवाहिता बिटिया, ढेरों उलाहने आशीष आंसुओं की भागीरथी और न जाने क्या क्या बटोरने की गरज से। जैसे लौटते हैं, जैसे लौट आते हैं गदरा कर, पक कर, फट कर, छिटक कर बीज समाने को उर्वरा धरती में फिर से अंकुरित होने के लिए। मैं भी लौट आऊंगा, मैं भी लौट आऊंगा संपूर्णतः तुम में समाने की गरज से। अपना खोया हुआ सर्वस्व पाने को, अपना खोया हुआ सर्वस्व पाने को, फिर से अंकुराने को मैं लौटूंगा, जरूर लौटूंगा संपूर्णता में मेरे क्या गांव, बात क्या वाह। बात। मेरे गांव। बहुत धन्यवाद। गाँव की ओर लौटना। भगवती प्रसाद द्विवेदी की कविताएं अभी आपने सुनी। पहली कविता को जैसे उन्होंने फूल और कोमलता को बचा लेने का जो एक विकल आग्रह दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर कविता है और उसको उन्होंने बचपन से जोड़ा है और बचपन की कैसी अहमियत है इसको बताया है। और दूसरा जो नवगीत है उसमें देखिए, अंधेरे में रोशनियों के मोती चुनने वाले जो छोटे लोग हैं, यही हमारे समाज में मूल्यों के संवाहक हैं। और इसको इन्होंने अलग तरीके से अपनी कविताओं में बहुत प्रखरता से उजागर किया है। और तीसरी कविता कैसे देखिए जड़ों की ओर लौटने का एक इसमें आह्वान दिखाई देता आह्वान है, है, ललक है। ललक है। और पाठक अंत में चकित हो जाता है कि ये कहाँ लौटने की बात कवि कर रहा है, तो वो अपने गांव लौटने की बात कर रहा है। बिल्कुल। जबकि गांव अभी बेरंग हो रहे हैं और निर्जन हो रहे हैं। ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण कविता बन जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मित्रों, आज की इस काव्य गोष्ठी के अध्यक्ष कवि कथाकार शिवदयाल जी से अनुरोध है कि वे कविताएं पढ़ें और फिर हम लोग यह सभा विसर्जित करेंगे इस काव्य पाठ के बाद अध्यक्ष की कविताओं को सुनते हुए। स्वागत। मेरा ख्याल है कि मुझे एक ही कविता पढ़नी चाहिए, समय बहुत हो गया है। तो मेरा ये जो संग्रह जी। है ताक पर दुनिया, जी। इसकी अंतिम कविता है तुपका डी स्टेशन पर दो औरतें। वाह। ये बोकारो स्टील सिटी के पास तुक्का- एक तुक्का स्टेशन डी है, तुपका डी। है ना? तुपका डी स्टेशन पर दो औरतें एक झलक भर दिखी थी, धीमी रफ्तार से गुजरती ट्रेन की खिड़की से। पास पास बैठी वे दो अल्पवयस औरतें, दीन दुनिया से बेखबर, बस एक दूसरे को अपने वृत्त में लिए जाने क्या कह सुन रही थी। क्या वाह, हाँ, रफ्तार में रहते हुए मैंने समय को ठहरते देखा था। क्या बात है। विस्मय से नहीं, विस्मय से नहीं, मानो अस्वीकार के भाव से उन दो औरतों के अस्तित्व वलय में बंधा ठहरा समय। उनकी पीठ पीछे कुछ धीमे गुजर रही थी पटना रांची शताब्दी एक्सप्रेस।
जाने क्यों धीमी हो जाती हैं रेलगाड़ियां तुपकाडीह स्टेशन से गुजरती, और सामने उनके थोड़ी दाहिनी ओर महाकाय बोकारो इस्पात संयंत्र, और उसके ऊपर धुआया क्षितिज सद्य दोपहरी का। उन दो औरतों के लिए मानो बेमतलब वह प्रणय प्रसंग था या नैहर सासुर का अंतहीन आख्यान, बेमुरव्वत लापरवाह मर्द की कारस्तानियां, मौके की टोह में लगे मनचलों की करतूतें, बीमारी हिमारी महंगाई तंगी आसन्न जाड़े की तैयारी, आखिर क्या रहा होगा। उन दो औरतों के बीच कितना सुख बिछा होगा, कितना दुख पसरा होगा, आज तक सोचता हूँ। और यह भी सच लगता है कि दुनिया के रहस्य खुलते हैं दो औरतों की बातचीत। क्या बात, क्या बात। जाने क्या खुला था तुपकाडीह स्टेशन पर उन दो किंतु मानो एक में स्थिति प्रज्ञ अंतरलीन औरतों के बीच कि समय आज तक वहीं ठिठका खड़ा है। बहुत धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर कविता शिवदयाल जी। और मित्रों, यह ताक पर दुनिया जो शिवदयाल जी का कविता संग्रह है, उसी में से यह कविता हम लोगों ने अभी सुनी। और क्या प्यारी कविता, तुपकाडीह स्टेशन पर दो औरतें। उन औरतों को देखते हुए बस कभी ट्रेन चल रही है, भाग रही है, और कभी देखा, और किस तरह से देखता है, और वो जो यथार्थ जो गतिमान यथार्थ है, उसके बीच जो ये दो औरतें बैठी हुई हैं, वो कैसे किन किन कल्पनाओं के साथ कवि के भीतर उतरती चली गई। उनकी बतकही, उनका शरीर सौष्ठव, उनके बीच का आकाश अंतराल, सब कुछ दुख सुख, बहुत ही शानदार कविता। और बिंबों को, छोटे से बिंब को इस तरह से लाकर पूरी कविता को बनाना और इस तरह से उसको एक भावप्रवण रूप देना, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवदयाल जी और आप सभी रचनाकारों का जो आज इस कवि गोष्ठी में यहाँ उपस्थित हुए, आप तमाम श्रोताओं का जो हम लोगों के साथ जुड़े। एक मिनट कुछ जी जी जी, आप अपने अनुभव भी कुछ बताएं। जी भगवती जी। नहीं, शिवदयाल जी की अभी जो कविता नहीं पूरे मतलब इस जी, कविता पर भी और ऐसे ओवरऑल भी आयोजन पर भी। आयोजन को लेकर भी जन सुलभ के माध्यम से जो अभियान शुरू हुआ था वो अहर्निश जारी है। और साहित्य संस्कृत को बचाने की दिशा में अर्पण कुमार जी की यह पहल सचमुच हमें अभिभूत करती है। सही बात। पूरे देश के रचनाकारों को जोड़ने और उनकी रचना धर्मिता पर खास तौर से चर्चा करने कराने और गंभीर विषयों को चुनकर उन पर विमर्श करने का इनका अभियान सचमुच स्वागत योग्य है। और आज की जो कविताएं हैं वो तो पूरा समाज का सच उजागर करती हैं। विभाकर जी की रचनाएं इसमें सांस्कृतिक चेतना के बिंब हैं। अर्पण जी की नदी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण रचना और शिवदयाल जी की कविता में लोक संवेदना पूरी तरह आख्यायित है। तो सभी कवि बधाई के पात्र हैं, उनका अभिनंदन मैं करता हूँ। जन सुलभ पुस्तकालय, हाँ। ये एक बड़ा ही अभियान जो चल रहा है, खासकर साहित्य को लेकर, साहित्य को लेकर के, तो अर्पण जी की सक्रियता देखकर मैं चकित रहता हूँ। सरकारी माने सेवा में होते हुए भी, बैंक की सेवा में होते हुए भी, और एक व्यक्ति इसको अभियान के रूप में ले रहा है, चला रहा है, साहित्य के लिए समर्पित होकर के,
और रचना भी कर रहा है, सृजनशील भी है। और समय समय पर जो कार्यक्रम होते हैं, हमने भी एक दो कार्यक्रम में भाग लिया है। तब मुझे लगता है कि इस ऊसर समय में अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति इतना ऊर्जावान होकर के और वो चला रहा हो अभियान साहित्य के लिए, बड़ा ही प्रशंसनीय, सराहनीय है। और मैं कामना करता हूँ कि यह इनका जो अभियान है वो जारी रहे, खूब और स्वस्थ रहें, खूब सक्रिय रहें और सफल हो। सफल रहें। क्योंकि साहित्य से समाज का सृजन होता है, सुसंस्कृत होता है, और संस्कृत की समाज के लिए जरूरी है। बहुत अच्छा। धन्यवाद सूरज। जी धन्यवाद आप सभी लोग, शुक्रिया। नमस्कार।